सोशल साइंस के 300 प्लस क्वेश्चन की महासीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह आपका पार्ट 2 है। इसमें आपको लगातार 100 वैसे प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, यानी कि बंद नहीं करना है जब तक कि 100 प्रश्न खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ की सवाल है। आपको अच्छे नंबर से पास होनी है तो पूरा वीडियो देखना होगा। और इसके पिछले वाला सारा का सारा वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। और देखते हैं कि इसमें आपका कौन कौन से क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन 101 नंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि 100 प्रश्न हमने पहले कंप्लीट कर दिया है और इसमें लगातार 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, यानी कि 200 प्रश्न आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है, वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं। फटाफट बताइए कि वित्तीय संस्थान क्या पूरा करते हैं। और जब हम आपको सही उत्तर बताएंगे तो आप मिला लीजिएगा कि आपने सही उत्तर दिया है या फिर गलत दिया है। अगर आप गलत दिए होंगे तो सही से याद कर लीजिएगा। यही सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगी, हम यह गारंटी से कह सकते हैं। तो आइए बता देते हैं इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है। और अंतिम में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपने ईमानदारी पूर्वक कितने प्रश्न का जवाब दिया है। और जब तक पूरे 100 प्रश्न समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आपको वीडियो छोड़ करके नहीं जानी है, नहीं तो आपको काफी नुकसान हो सकती है। और टोटल का टोटल वीडियो देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारी वीडियो आपको मिल जाएगी एक एक करके। तो इसको बता देते हैं इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कि ऋण संबंधी जरूरतें जो है वह पूरा करती है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। और फटाफट हम सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अगला 102 नंबर प्रश्न। इसके पिछले वाले जितने भी वीडियो नहीं है सारी वीडियो जरूर देखिएगा, आप नहीं देखे हैं तो। प्रश्न कह रहा है कि सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, इसमें से जो है वह कौन है जो सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। आपको ऑप्शन दे रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या साहूकार, या फिर इलाहाबाद बैंक। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। फटाफट आप सभी उत्तर देते रहिए और मिलाते जाइए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थान है। अर्ध सरकारी वित्तीय जो संस्था है वह कौन सी इसमें से। तो आपको बता देना चाहेंगे जो अर्ध सरकारी है, यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले यदि हम प्रश्न की बात करें बाबू, तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है, मतलब बांग्लादेश के जो नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति है उनका क्या नाम है। यह सब प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है बाबू, अनोखा समय बचा हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर पढ़ाई कीजिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे काफी आपको नुकसान हो जाएगी बाबू, आपको रोना पड़ सकता है परीक्षा में। तो मैं भगवान से ये दुआ करूंगा कि आप अच्छे से पढ़े, जो भी पढ़े आपको याद हो जाए। इसी नाम पे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए उनको कि काफी कम समय बचा हुआ है, जो भी पीछे हुआ सब चीज को भूल जाइए। तो आइए इसका बता देते हैं बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रोप्राइटर मोहम्मद यूनिस जो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर इसका बिल्कुल राइट उत्तर यानी कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय संस्थानों के प्रकार होते हैं। जो वित्तीय संस्थान होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, क्या वह 5 होते हैं, क्या वह 4 होते हैं, क्या वह 3 होते हैं, या 2 होते हैं। फटाफट बताइए। तो उसके जो प्रकार होते हैं वह 2 होते हैं, यानी ऑप्शन जो आपका डी नंबर दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो होगा वह करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले नंबर प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न कह रहा है 106 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार जो है वह कौन है। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के जो प्रकार हैं वह प्रकार है, मतलब कितने प्रकार है आपको ये बतानी है। तो बता देना चाहेंगे इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि 2। ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट का इसी तरह वीडियो देखिए। और मैथ का जो है वो आपको चैप्टर वाइज बता रहे हैं, क्योंकि मैथ में जब तक आप चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर तरह की तैयारी हमारे इस चैनल पे हो रही है। आपको मॉडल सेट सब चीज कराई जा रही है, जैसा कि आपको पता है कि बहुत बेहतरीन तैयारी यही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पे आपको कराई जा रही है। और जो भी 100% जो करेक्ट जो न्यूज़ होती है, जो अफवाह फैलाते हैं उन लोगों से सावधान कराने के लिए जो सही खबर होती है वो भी खबर आपको बताते हैं। इसलिए कहते हैं जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करिए, नहीं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, फिर आप बाद में पछताना पड़ सकता है आपको। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार जो है वह है, बताना है भारत में एक संगठित पूंजी बाजार जो वह है, यानी कि इनमें से कौन है, पटना है, कोलकाता है, मुंबई है, या फिर दिल्ली है। तो बता देना चाहेंगे वह मुंबई है, यानी ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं बाबू, तो प्रश्न जो है वह कह रहा है कि राज्य
स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान जो है वह कौन सी है, राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय जो संस्था है वह कौन सी है, आपको यह बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि व्यापारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी व्यापारी हो जाएगा। आपको यह प्रश्न थोड़ी सी कठिन लग रही होगी, लेकिन आपको याद तो करनी है, अपने घर परिवार सबका नाम रोशन करना है। गजब तरीका का आप जाकर के परीक्षा में दे करके नंबर लेकर के आओगे, लिख करके आओगे तो तुम्हारा कितना नाम होगा ये आप समझ सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न कह रहा है कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय जो संस्था है वह है कौन है, इसमें से राज्य स्तरीय संस्थागत जो वित्तीय संस्था है वह कौन है, आप फटाफट बता दीजिए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा सहकारी बैंक, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वह करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या कह रहा है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय जो स्रोत है वह क्या है। आज भी ऋण प्राप्त करने का जो सबसे लोकप्रिय स्रोत है वह क्या है, रिश्तेदार एवं अन्य से, बैंक से, महाजन से, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप हमें ये बता दीजिए, काफी आसान प्रश्न है ये। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाजन से। जो महाजन होते हैं उनसे प्राप्त करना काफी आसान होता है। फटाफट हम लोग जाकर के क्या ले लेते हैं, थोड़ी सी ऋण यानी कि कर्ज ले लेते हैं। ऋण का मतलब क्या होता है, कर्ज ले लेते हैं जाकर के महाजन से। तो ये काफी आसान और लोकप्रिय होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से लिया गया जो ऋण प्रतिशत है वह कितनी प्रतिशत है, इसके बारे में आपको बतानी है। तो बता देना चाहेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लगभग आपको 52% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वह करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न यदि हम बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या जो है वह कितनी है। ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार यदि आप बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 6842। ठीक है, यानी ऑप्शन जो ए होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था जो है वह कैसी है, यानी कि कौन है। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था जो है वह क्या है, आपको ये बतानी है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि त्रिस्तरीय है। क्या है वह, त्रिस्तरीय है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, यही सभी प्रश्न पूछे जाती है। प्रश्न कह रहा है कि रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या है। रोजगार और जो सेवा है वह एक दूसरे के क्या है, तो देखिए वो पूरक और परस्पर दोनों है, यानी ऑप्शन जो डी दिया गया है बी और सी दोनों, ये आपका डी नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो मानव है उसकी न्यूनतम आवश्यकता क्या है। ऑप्शन कह रहा है कि रोटी सब्जी दाल, या फिर रोटी दाल रोटी और कपड़ा, या रोटी कपड़ा मकान, या भात दाल सब्जी, है ना। तो देखिए जो मानव की बहुत ही आवश्यक है वो रोटी कपड़ा मकान ही है। अगर रोटी कपड़ा मकान अगर उसे मिल जाता है तो मानव समझता है कि अब दुनिया में क्या रखा हुआ है, हमें तो सब कुछ ही मिल गई। अगर रोटी मिल जाएगा यानी कि भोजन मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा पहनने के लिए जैसा आप चाहें वैसा, और मकान मिल जाएगा रहने के लिए, फिर आपको दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है ना। किसी चीज़ को जरूरत रहेगी नहीं अब, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी आवश्यक है। इतनी ही चीज़, क्योंकि इतनी ही चीज़ के लिए क्या करते हैं जो मजदूर होते हैं या हम सभी आप सभी जो होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या जो मेहनत मजदूरी करने वाले होते हैं मेहनत करते हैं ताकि हमें दाल रोटी जो है ना, रोटी यानी कि रोटी कपड़ा और मकान हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, हम उसमें अच्छे से क्या करें, अपना जीवन जो है व्यतीत कर लें, इसी के लिए ना करते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकार का दायित्व है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना। क्या चीज़, सरकार का जो दायित्व है दक्षता के अनुरूप जो उपलब्ध कराना, क्या चीज़, काम, मकान, कपड़ा या फिर रोटी, क्या चीज़ है उपलब्ध कराना। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा काम। जब तक काम नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं सरकार कैसी नीति लेकर के आ रही है कि हर लोग, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या हर कोई है, अधिकतर देखा जा रहा है कि सभी लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। और कोरोना ने तो वैसे भी सबको बेरोजगार भी कर दिया है, जो रोजगार वाले थे उसको भी बेरोजगार कर दिया है। और सरकार का वही काम है कि रोजगार देना तो भूल ही गया है।
है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग को पढ़ाई करनी है। अगर पढ़ाई किए रहेंगे तो अपने आप से भी, खुद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी कमा खा करके जी सकते हैं, अगर सरकार कुछ करे चाहे कुछ ना करे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बिना बात किए हुए, क्योंकि हम लोग को मेन फोकस है एग्जाम की, हम लोग को बढ़िया नंबर लाना है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास के मुख्य जो क्षेत्र होते हैं वह है, आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र हैं 4, 3, 2 या फिर 1। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश या फिर स्वस्थ प्रधान देश या फिर उद्योग प्रधान देश और कार्य प्रधान देश। तो देखिए हमारा जो भारत है वह क्या है, कृषि प्रधान देश है, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है वह उद्योग प्रधान, अरे यहाँ पे उद्योगों का तो पता ही नहीं है कहाँ उद्योग है। स्वास्थ्य की जो होती है, हम लोग को बीमारी होती है तो गाँवों में तो अधिकतर देखा जाता है कि कोई भी डॉक्टर वगैरह अस्पताल वगैरह ठीक ढंग से कहीं पे नहीं है। आपने तो हर चीज़ आप लोग जानते हैं, आप बिहार के स्टूडेंट हैं और बिहार में क्या हाल है आप तो सब कुछ जानते हैं। भारत के एक युवा है, अब आ जा करके अपने भविष्य को उजागर करेंगे तो आपको पता चल रही है कि क्या चल रहा है देश में। फिलहाल हम लोग को देश में तो बात नहीं करनी है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे इसलिए थोड़ी सी बोला, यहाँ पे इसलिए थोड़ी सी बातें की क्योंकि हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी पढ़ रहे हैं। यानी कि आपकी जो ये क्वेश्चन आ रही है वो अर्थव्यवस्था से आ रही है ना, इकोनॉमिक्स से आ रही है, तो इसलिए हमने कुछ बोला। चलिए अब नहीं बोलेंगे हम लोग, धड़ाधड़ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही जान लेते हैं कि क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो आपने जाना कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। अगला जो प्रश्न में कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय जो साधन है वह क्या है। ये प्रश्न का उत्तर हमने पहले भी बता दिया था शायद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, महाजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न जो है वह कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वह संस्थागत वित्त संसाधन है, कौन जो इसमें संस्थागत वित्त संसाधन जो है आपको ये बतानी है। ऑप्शन 120 नंबर प्रश्न का जवाब आपको सही तो है व्यावसायिक बैंक, यानी ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है प्रश्न कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुसार अनुमान का वर्ष था, मतलब कि सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय के जो अनुमान जो वर्ष था, यानी कि आपको लगभग में आपको जो वर्ष था वो वर्ष क्या था, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की, ठीक है, राष्ट्रीय आय की क्या वो 1869 था या 1867 था या 1868 था या 1968 था, क्या था, आपको इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बताते रहिए। तो था 1868, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय जो थी वो कितनी थी। भारत की सर्वप्रथम जो सबसे पहले हुई थी वो अनुमानित, यानी कि अनुमान लगा करके लगभग में बताइए कि प्रति व्यक्ति जो आय थी वो कितनी थी। 121 रुपए थी या 21 रुपए थी या 120 रुपए थी या 20 रुपए थी, कितनी थी आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर के लगभग 20 रुपए ही थी, यानी ऑप्शन डी। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न कह रहा है वह प्रश्न हम सभी का है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। राष्ट्रीय आय जो है उसकी गणना जो विधि है वो क्या है, क्या वह व्यवसायिक गणना विधि है या उत्पादन गणना विधि है या मूल्य योग विधि है या उपयुक्त तीनों है या इनमें से तीनों है। तो फटाफट आप सभी इसका उत्तर बता दीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो भी हो जाएगा क्या नंबर, डी नंबर ही हो जाएगा कि इनमें से तीनों है। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व विकास रिपोर्ट, यानी कि 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय जो थी वह कितनी थी, $820, $620, $720 या फिर $920, कितने डॉलर थी आपको ये बतानी है। तो उस समय थी $720, यानी ऑप्शन जो सी नंबर दिया गया है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसकी है, मुद्रा को ही है। यह कथन जो है किसकी है, मार्शल की है, केमुरेन का है या ट्रस्टोका का है या फ्राउथर का है, किसका है आपको ये बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि यह मार्शल जी का है, यानी कि ऑप्शन ए।
चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विनिमय के रूप हैं, जो विनिमय है उसके कितने रूप है आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि जो विनिमय का जो रूप है वह 2 रूप है, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है उसमें विनिमय होता है वस्तु वस्तु से, मुद्रा वस्तु से, या वस्तु मुद्रा से, या फिर मुद्रा मुद्रा से। आपको ये बतानी है वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, क्या होता है विनिमय, तो होता है वस्तु वस्तु से, यानी कि ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि क्या हो जाती है, जब हम किसी दूसरे वस्तु को देते हैं तो हमको दूसरी वस्तु मिल जाती है। आप अर्थव्यवस्था पढ़े होंगे तो उन स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ रही होगी, यानी कि जो स्टूडेंट एक बार अर्थव्यवस्था के बुक को पढ़े होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत हो रही होगा, तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, दिक्कत जो है फटाफट खत्म हो जाएगी और परीक्षा में बढ़िया नंबर लाइएगा। हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो हम आपको तैयारी करा देंगे, अगर उस तैयारी से बाहर आएगा तो हमसे सवाल कीजिएगा, 100% आप परीक्षा में लिख करके ही आइएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं जो अभी आपको बताऊंगा, ये जितने भी प्रश्न बताऊंगा मैं आपको, ये सारी की सारी प्रश्न आपके बुक से जो भी मेन है ना, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही सारी बताई जा रही है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाए। इसलिए कहते हैं अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो समझ जाइए काफ़ी गलती कर रहे हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना होगा, और लाइक करके दोस्तों में शेयर करना होगा ताकि सभी बच्चे जुड़ सके। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि नेपाल की जो मुद्रा है वह क्या है। नेपाल की मुद्रा, भारत की मुद्रा हम लोग रुपए के नाम से जानते हैं, तो नेपाल की मुद्रा जो है वह क्या है, और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर की रुपया ही होता है। जो नेपाल होती है, नेपाल की क्या होती है, रुपया ही होती है। लेकिन वहां पे क्या होता है कि जो हम लोगों का पैसा होता है, आप तो सुने होंगे कि कम और ज्यादा हो जाता है। जब भी एक दूसरे से जाकर के दूसरे देश में जाते हैं तो एक देश का पैसा क्या होता है, दूसरे देश में या तो ज्यादा हो जाता है या तो दूसरे देश में क्या होता है, पैसा कम हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेपाल की मुद्रा ये मुद्रा जो क्या है वो रुपया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आ चुका है और हमने इसके पिछले वाले वीडियो में इसका फुल फॉर्म भी हम पूछा था, यानी कि एटीएम का विस्तारित रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, हमने आपको पहले पूछा था। तो काफी स्टूडेंट ने जवाब दिया है, उनको हम लाइक किए हैं, इसलिए कहते हैं सभी लोग जवाब दीजिए। जितने भी प्रश्न आप देखते हैं पाते हैं हमारे इस चैनल पे, फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिए। जितना ज्यादा आप जवाब दीजिएगा उतने ही ज्यादा आपको याद होगी, है ना। याद करने का एक तरीका ये भी है, किसी को जितने ज्यादा आप बताइएगा उतने ही ज्यादा क्या होगी, आपको याद होगी। इसलिए जवाब देते रहिए, कमेंट आपके बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, तो जवाब दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। तो प्रश्न कह रहा है कि एटीएम का विस्तारित रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी ऑप्शन जो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चेक एक प्रकार की है। बैंक में अक्सर आप जाते हैं तो चेक पे देखते हैं कि साइन वगैरह किया जाता है, तो जो चेक है वह एक प्रकार की कौन सी मुद्रा है, शुद्ध मुद्रा है या ऋण मुद्रा है या मिश्रित मुद्रा या साख है। तो आपको बताना है फटाफट, इसका सही उत्तर जो होगा वह क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि चेक एक प्रकार की क्या है, साख है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किया जा सकता है 24 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या 9 घंटे। तो देखिए एटीएम से आप 24 घंटा निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं, लेकिन बिहार में तो ऐसे ही देखा जाता है कि 24 घंटा में 2 घंटा चालू रहेगा या 4 घंटा चालू रहेगा, है ना, बाकी दिन पूरा दिन बंद रहता है। गजब हाल है, कैसी सरकार रहती है, कैसी काम करती है, कुछ समझ में नहीं आता है ना। चलिए उस पर तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग को जो सही उत्तर जानना है उस पर बात करते हैं। तो देखिए वो 24 घंटा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि बंद करके भाग गया होता है, सब पता नहीं कहाँ रहता है, सब इसको तो पता ही नहीं रहती है। चलिए आगे बात करते हैं, उससे हम लोग को क्या करनी है। चलिए जब सरकार ही ठीक नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं अकेले। लेकिन अगर हाँ, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा ना तो एक एक का धजिया उड़ा देंगे हम, सच में, अगर सपोर्ट हमारे कीजिएगा तो। लेकिन वो करेंगे हम लोग बाद में, पहले तो परीक्षा है, पहले परीक्षा हम लोग में बढ़िया नंबर ला लेते हैं, फिर हम सभी करेंगे। तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह क्या चीज है। तो देखिए मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रुपया है, यानी कि मुद्रा है। अगर पैसा है, यानी कि समझिए कि जिसके पास गांधी जी हैं
वह सही है। और जिसके पास गांधी जी नहीं है, गांधी जी वाले यानी कि नोट पे जो छपे रहते हैं गांधी जी, अगर वह है तो आपका सारा का सारा काम आसानी से हो जाएगा। और जिसके पास गांधी जी नहीं है, बनिए तो गांधी जी जैसे, क्योंकि गांधी जी जो थे वह लड़ाई में यानी कि आज़ादी के समय तो भूमिका अपना निभाए ही, मरने के बाद में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। जहाँ वह चले जाते हैं वहाँ क्या हो जाता है, सारा का सारा काम अपने आप होने शुरू हो जाता है, कुछ कहना भी नहीं पड़ता है। बस गांधी जी को खोल कर दिखाओ, पता चलेगा क्या चीज़, सारा काम हो जाएगा। यानी कि जब आप रुपया दिखाएंगे सारा काम ऑटोमेटिक शुरू, फटाफट, ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं है। यानी कि मनुष्य के जो आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, रुपया है, यानी कि मुद्रा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। मजा आ रहा है सबको? चलिए बहुत बढ़िया, तो लाइक कर दीजिए सभी लोग, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं बहुत ऐसे बच्चे, तो डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, सभी लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, या प्ले स्टोर पे जाकर के मेरा नाम लिख सकते हैं, मंटू सर, MANTU, नाम सुन लीजिए, MANTUSIR, मंटू सर, या मेरा चैनल का नाम लिखिएगा, आपको ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, कहा? इन्होंने कौन जो है ये शब्द को कहे हुए थे कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये किसने कहे थे आपको ये बतानी है। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की प्रोप्राइटर पिंगू ने, यानी ऑप्शन डी। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया, मुद्रा ने जो है वह साख प्रणाली को बनाया, संभव, जटिल या संभव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि क्या बनाया उन्होंने, तो संभव बनाया। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, स्वतंत्रता के पहले भारतीय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वह कैसी थी, आपको ये बतानी है। तो इसका क्या सही उत्तर होगा आपको बताइए, और जब आपको सही बता रहे हैं तब भी आप मिला लीजिएगा। तो देखिए हमेशा ये कृषि प्रधान ही रहा है, यानी कि कृषि प्रधान ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, फुट डालो और राज करो की नीति जो है अपनाई थी, कौन अपनाई थी? अंग्रेजों ने, व्यवसाय प्रधान ने, या उद्योग प्रधानों ने, या उपयुक्त तीनों ने? तो देखिए उन्होंने जो अंग्रेजों ने निभाई थी, यानी ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, अपनाई थी अंग्रेजों ने कि फुट डालो और शासन करो या राज करो। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था, अंग्रेज जो थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किए थे? दोहन किए थे, पोषण किए थे, शोषण किए थे, या फिर ए और सी दोनों किए थे, आपको ये बतानी है। तो देखिए इसका उत्तर है कि सही की बात करते हैं तो इसका उत्तर सही हो जाएगा उपयुक्त ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी, क्योंकि उन्होंने दोहन भी किया और शोषण भी किया था, दोनों काम किया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वह किसे, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ गया है या स्थिर है या घट गया है, उपयुक्त ए और बी दोनों होगा, आपको ये बतानी है आज़ादी के बाद। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि घट गया है। क्या हो गया है? घट गया है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की 1935। क्या हो जाएगी? 1935। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं 141 नंबर प्रश्न, इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी लिंक है। चलिए कि प्रश्न कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था कब हुआ, भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि 1904। कब हुआ था? 1904, ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वह बढ़ गया है, स्थिर है या घट गया है, या उपयुक्त जो है ए और बी दोनों है, क्या है? आपको इसका जवाब बताना है तो आपको बता देंगे। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की, घट गया है। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी, भारतीय जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा कि 1935 ईस्वी। कब? तो 1935 ईस्वी। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था कब हुआ था, भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1904 ईस्वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ए नंबर 1904 ईस्वी। अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इनमें से कौन है, फोर्ड मोटर, सैमसंग या कोका कोला। तो देखिए इनमें से सभी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया गया आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना जो की थी वो किसने और कब की थी। गदर पार्टी की स्थापना, तो देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। कब किए थे, 1913 ईस्वी में किए थे और लाला हरदयाल किए थे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है फटाफट हम लोग कर लेते हैं। जो प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह किस तिथि को हुआ था, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल को, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया आपका क्या होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष जो हुआ था। लखनऊ समझौता आपको ये बतानी है, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर के 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता 1916, ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो हुआ था वह पारित हुआ था, ये आपको बतानी है। तो इसका क्या होगा सही उत्तर, आपको फटाफट बतानी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए कि सितंबर 1920 कोलकाता। सितंबर 1920 कहां, कोलकाता में। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से जो है वह शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था, आपको ये बतानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की 1920 ईस्वी, कहां से, तुर्की से, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है कह रहा है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो देखिए सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। और इसके पिछले वाले वीडियोज में भी हम सभी प्रश्न रखे हुए थे, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ये दोबारा आपको हम टाइप करके रखे हुए हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो हुआ था, पारित हुआ था, तो हुआ था 1929 ईस्वी, कौन, लाहौर, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया आपके क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। क्या प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है कब और किसने की थी, तो उन्होंने की थी 1925 में केबी हेडग्वायर ने, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस शासन आंदोलन के दौरान जो है वह दी गई थी, तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी, यानी ऑप्शन जो ए नंबर दिया गया है वह का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रंपा विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था। ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यही सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा कि 1916 ईस्वी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं, आप लोग मिलाते जाइए, जितने प्रश्न का जवाब दे रहे हैं आप मिला लीजिए जब आपको हम बता रहे हैं उत्तर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वेदों की और लौटो की नारा जो है वह किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो इसका जो नारा है वह कौन दिए थे, आपको ये बताने तो देते स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी ऑप्शन जो डी दिया गया आपका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वह किया, है ना। तो इसका जवाब क्या होगा फटाफट आप लोग बता दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, जब आपको सही उत्तर बताएंगे तो मिला लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा M.N. राय ने, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की मोपला विद्रोह का, यानी ऑप्शन जो होगा वह बी नंबर इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है 161 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है, आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वो आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा कि खान अब्दुल गफ्फर खां को, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि चंपारण विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था। चंपारण विद्रोह कब हुआ था आपको ये बतानी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1917 ईस्वी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया। किस अधिनियम के दौरान मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया, इसका सही उत्तर जो होगा वह क्या होगा। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की 1909
क्या हो जाएगा 1909। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की 1985। क्या हो जाएगा 1885 हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या करता है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वह कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वह कौन थे, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर के WC बनर्जी जी ने, यानी कि ऑप्शन बी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारतीय, 1 सेकेंड थोड़ा पतला कर दे चले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वह किसने की थी, आपको ये बतानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर के ए ओम हयूम ने, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो थी वह किसने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या कैप्टन मनमोहन सिंह, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने किया था, आपको ये बतानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत जो है वह आया था। किस वर्ष साइमन कमीशन जो है वह भारत आया था, आपको ये बतानी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1928 ईस्वी में, 1928 ऑप्शन जो होगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, तो आपको ये बतानी है, तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1936। कब हुआ था 1936, यानी कि ऑप्शन डी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि टीपू सुल्तान कौन थे। जो टीपू सुल्तान थे वह कौन थे, आपको ये बतानी है, तो जो टीपू सुल्तान थे वह मैसूर थे, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो वह पटना में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा बस सी नंबर हो जाएगा, पटना, ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। काफी इंपोर्टेंट सभी यह प्रश्न है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने, यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है प्रश्न की ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी। ब्रह्म जो समाज है इसकी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी, इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर की राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है प्रश्न की इनमें से कौन जो है वह रबी फसल है। फसल होगा यहाँ पे टाइपिंग मिसटाइप हो जाता है, फसल है, यहाँ पे फलत लिखा गया है, फसल है तो चना हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, उगता सोना कहा जाता है, किस फसल को उगता सोना कहा जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की कपास को, यानी ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर जूट को। ठीक है, फटाफट जवाब देते रहिए और मिलाते जाइए। ओके, हम फटाफट इसलिए बोले ताकि समय ना लगे और कम समय में आपकी तैयारी पूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से हो जाए, है ना। और ऐसा अगर आपके होता है मतलब कि फिर एक बार में अगर क्लियर नहीं हो पाता, एक बार में आपको याद नहीं होता, तो 2 बार प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एकहरी फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोपण कृषि, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कौन सी कृषि हो जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो हो जाएगा गन्ना, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाप का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वह क्या है, असम है। क्या है, कौन है वह, असम है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बावत की खेती मुख्य रूप से होती है। बावत की जो खेती होती है वो कहाँ पे मुख्य रूप से होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि चाप के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो है वह कौन सा है, तो भारत के जो स्थान है चाप की खेती में वह दूसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे बी नंबर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सबसे पहले ए नंबर वो आपका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले है बी टाइप हो गया है, वहाँ पे ए होगा।
अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि रबी फसल जो है वो पैदा होती है, यानी कि रबी फसल कब बोई जाती है, पैदा होती है, पैदा होती है, तो हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर जाड़े में यानी कि ठंडी के मौसम में, ऑप्शन ए। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि जूट किस जलवायु का पौधा है। जूट जो है वह किस जलवायु का जो है वह पौधा है, आपको ये बतानी है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की उष्ण और आर्द्र जलवायु, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। अरेबिका जो है वह किस फसल की उत्तम किस्म है, तो वह है कहवा की, यानी ऑप्शन जो दिया गया है वह क्या चीज़, आपका ऑप्शन बी नंबर दिया गया है, ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ये जितने भी प्रश्न थोड़ी सी आपको हटके लग रहा होगा क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं होंगे, तो आप एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा हर चीज़ के बारे में। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि संसार के चावल उत्पादन देशों में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है चावल उत्पादन में, तो देखिए चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान रहा है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है इसलिए काफ़ी जल्दी हम बोल रहे हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक रुई उत्पादन जो है वह करता है। रुई उत्पादन सबसे ज़्यादा जो क्या करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। कहीं कहीं पे मिसटाइप हो गया है तो उसे आप देख लीजिएगा, ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो है वह कौन सा है। गेहूं उत्पादन में तो भी लगभग दूसरा ही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है प्रश्न भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य जो कौन सा है, तो सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य है वह पश्चिम बंगाल है, यानी ऑप्शन जो दिया गया वह ए नंबर हो जाएगा। अगले नंबर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। यहाँ पे फलत हो गया, फसल होगा कि फसल कौन सी है, खरीफ फसल तो हो जाएगा चावल, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगले नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पैदा है। तो देखिए जो चावल है वह उष्ण और शुष्क की है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया गया है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि चावल है, यानी कि चावल लिखा गया लेकिन चावल होगा, मिस्टाइप हो गई है। चलिए चावल है खरीफ फसल या फिर रबी या जायद या इनमें से कोई नहीं, तो देखिए चावल जो है आपकी क्या चीज़ है, खरीफ फसल है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं 192 नंबर प्रश्न, तो कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो देखिए बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो यदि हम बिहार की बात करते हैं तो लगभग जो है वह 60% भाग में की जाती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि कार्य में सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगे हुए इंसान रहते हैं, आपको तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर लगभग की हम बात करते हैं तो लगभग जो है वह 80% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वह गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। यहाँ पे जीता हो गया, जिला होगा, जिला नहीं है, थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, इसे आप देख लीजिएगा, जिला नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, लगभग रोहतास हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा में पूछा गया था, है ना, सेंटअप वाले परीक्षा में जो हुआ था तो पूछा गया था, रोहतास हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हुई है, और ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए बिहार के जूट उत्पादन में क्या होती है, गिरावट हो रही है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस प्रकार से हम आपको तैयारी करा रहे हैं तो आपको जो भी जितने भी प्रश्न होगा वो आपके परीक्षा में 100% आ जाएंगी और यही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र जो है वह कौन सी है, तो लगभग इसकी बात करते हैं तो गंगा का दियारा है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है 197 नंबर प्रश्न की कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ जो हुआ था या प्रारंभ जो हुआ था वह कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 में, यानी ऑप्शन जो डी नंबर दिया गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, तो अगला नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। गंडक परियोजना का निर्माण कब होता था, तो वाल्मीकि नगर, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई जो होती है सबसे ज्यादा होती है कहाँ पे होती है, तो वो होती है रोहतास में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं और लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि बिहार में कुल कितने अधिक सूचित
क्षेत्र में वन का विस्तार जो है वह किया गया है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6374 किलोमीटर, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए। आप ईमानदारी पूर्वक हमें बताइए कि आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही से दिया है, कितना प्रश्न आपको याद था। यदि आपको याद नहीं था तो एक बार आप वीडियो को जरूर शुरू से देखिएगा, क्योंकि यही सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, और ऐप को हमारा डाउनलोड नहीं किए तो ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और फटाफट दोस्तों में शेयर कीजिए, और जितने भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड है सारी वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा।